When a positive charge Q is taken from lower potential to a higher potential, then its potential energy is, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, ठीक है। तो जरा समझना, जैसे कोई चार्ज रखा है किसी पॉइंट पे, मान लिया एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q और ये पॉइंट A है, ठीक। तो इस चार्ज की इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी वो चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस चार्ज को मैं किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ B पॉइंट पे, वही Q चार्ज को मैं लेके आया B पॉइंट पे, तो अब उस पॉइंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको मैं UA कह देता हूँ, अगर जो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको UB कह देते हैं, तो वो हो जाएगी वो चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर, ठीक। अब आपको ये समझना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कम है तो इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो पोटेंशियल बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, प्रोवाइडेड अगर जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो पॉजिटिव हो। अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो सीधी बात ये है जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी लोअर से हायर हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। लेकिन अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव हो तो समझो, अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव है और बी का पोटेंशियल ज़्यादा है और उसके आगे लग गया माइनस, तो इसका मतलब बी पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो चार्ज जब नेगेटिव होता है तो हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है और लोअर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक। तो हमारे केस में तो चार्ज आपका जो है वो पॉजिटिव है, उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी राइज करेगी जैसे कि पोटेंशियल राइज कर रहा है। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल राइज करने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। When an electron is taken towards the other electron, then the electric potential energy of the system, पूछ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ वो अपने आप पास चला जाएगा कि आपको फोर्सफुली लेके जाना पड़ेगा? आपको फोर्सफुली लेके जाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, इफर्ट लगेगा। और जिस केस में ये सारी चीज़ें होती हैं, इफर्ट लगता है, वर्क करना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस नहीं होती है आपको वर्क करना पड़ेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रही होती है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, बी पार्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास ले जाना हो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप समझ लो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ले जाना पड़ेगा कि वो अपने आप ही भाग के चला जाएगा? अपने आप ही चला जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और जिस प्रोसेस में इफर्ट लगा के काम करना पड़े उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। 2 point charges of 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, अब पूछ रहे हैं उनको द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर, ब्रिंगिंग देम एट 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट और बाई में दोनों में आंसर अलग हो जाएगा। अगर एट 4 सेंटीमीटर है तो अलग अलग आंसर बन जाएगा, और द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम बाई 4 सेंटीमीटर है तो एक अलग आंसर बन जाएगा। एट 4 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि फाइनल सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, और बाई 4 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हो उनको, इसका मतलब फाइनल सेपरेशन 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एट लगाया, हो सकता है आंसर मैच करे, हो सकता है आंसर ना मैच करे, तो देखते हैं जरा। तो इनिशियल स्टेट में इनके बीच का सेपरेशन था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चार्ज है आपका 12 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है आपका 8 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन था 10 सेंटीमीटर। और फाइनल स्टेट में इनके बीच का सेपरेशन घट के हो गया 4 सेंटीमीटर। तो जो वर्क डन होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फाइनल कितना हो जाएगा, तो के Q1 Q2 अपॉन आर है 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो के Q1 Q2 अपॉन इनिशियल सेपरेशन था 0.1। तो के Q1 Q2 हम कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो के होगा 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना दिया एक बार देख लेते हैं, Q1 कितना था, एक 12 माइक्रोकूलम है और एक 8 माइक्रोकूलम है, तो ये 12 इंटू 8 और दोनों ही माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ बचने वाला है आपका 1/0.05 यानी 100/4 माइनस 1/0.1 मतलब 10, तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो ये 9 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 15, और साथ में पावर कितनी आने वाली है, -3।
अब आप ये सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई करो और आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच कर गया तो आप ई पार्ट बना के लिख लेना उसको। तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपका आ रहा है 12.96 जूल। 10⁻³ भी सेटल कर दी तो आप अप्रोक्सीमेट इसको समझ सकते हो 13 जूल। सो योर आंसर इज, मैच कर गया इसमें, सो योर आंसर इज सी पार्ट, 13 जूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर ए प्रोटॉन मूव्स ए डिस्टेंस डी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक प्रोटॉन है, ये डी डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, ये इधर मूवमेंट इसका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है। डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और मूवमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का वर्क डन होगा नेगेटिव। तो पहली बात तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, इसका मतलब बी और डी आंसर नहीं बनेंगे। ठीक, अब जरा दूसरी बात पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो आप ये बताओ, ये प्रोटॉन का यहाँ से यहाँ मूवमेंट है, ये अपने आप हो जाएगा कि खींच के लाना पड़ेगा, इसको खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। तो आपको इफर्टफुली इसको ऊपर खींच के लाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। दूसरी बात, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो इसको, तो हायर पोटेंशियल की तरफ ला रहे हो कि लोअर पोटेंशियल की तरफ ला रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये रीजन होगा हायर पोटेंशियल और ये रीजन होगा लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज को आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ला रहे हो। तो सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। ठीक, सो योर आंसर इज ए पार्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉम से सेपरेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। तो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव ही आएगी। नेगेटिव एक ही आंसर दिया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर। अब इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। बिना कैलकुलेट करे आप डायरेक्ट सी पार्ट आंसर मार सकते हो। बाकी चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे कैलकुलेट, के होता है 9 × 10⁻9, Q1 1.6 × 10⁻−19, Q2 -1.6 × 10⁻−19, और जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी 10⁻10। ठीक, अब जरा समझना, -9 और -10 जो है एक 19 को ख़त्म कर देंगे, और ये आया जूल में, और इसमें 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड करोगे, ये अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो ये जूल खत्म होके क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर आंसर इज -9 × 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट इज 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।